Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic temperature and factors controlling temperature distribution of class 11 geography chapter number 8. So first of all, if you are new to the channel then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. And also you can join our WhatsApp channel with the link in the description box. So let's start with our today's topic, temperature. तो टेम्परेचर क्या होता है? ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो, आपको आइडिया तो होगा ही कि टेम्परेचर क्या होता है, बट थोड़ा सा हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में जाने वाले हैं. द इंटरैक्शन ऑफ इंसोलेशन विद द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस क्रिएट्स हीट विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. तो जब इंसोलेशन आती है, जब सूरज से किरणें आती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर एंड अर्थ के सरफेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट बढ़ती है. हीट जो है वो बनती है और उस हीट को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, टेम्परेचर के टर्म्स में हम मेजर करते हैं. मतलब अभी तक हम पूरे चैप्टर में ये चीज पढ़ते हुए आए हैं कि जब सूरज की किरणें आती हैं तो एटमॉस्फेयर उनके साथ इंटरेक्ट करता है. कुछ जो किरणें हैं वो वापस लौट जाती हैं, कुछ किरणें जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और रही बची जो किरणें हैं वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हैं. जब अर्थ के सरफेस पे किरणें पहुंचती हैं, इंसुलेशन पहुंचती है, तो वो अर्थ के सरफेस को गर्म करती है. तो अर्थ का सरफेस भी गर्म हो रहा है और एटमॉस्फेयर भी गर्म हो रहा है. ये जो हीट जनरेट हो रही है, अब कितने अमाउंट में हीट जनरेट हुई उसको हम कैसे बताएंगे? क्या हम सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत गर्म है, ये बहुत ठंडा है? ये तो बहुत वेग टर्म्स हो गई ना. तो हमें एक प्रॉपर नंबर चाहिए जिससे कि क्लियर कट आइडिया लग सके कि भाई यहाँ का जो हीट है यहाँ पे कितनी है. तो इस हीट को मेजर हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. While heat represents molecular movement of particles comprising a substance, the temperature is the measurement in degrees of how hot or cold a thing or place is. तो हीट क्या होती है? हीट मॉलिक्यूलर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है. मतलब आपने अपनी छोटी क्लासेस में जब साइंस पढ़ी होगी तो आपने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा होगा. तो हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है. तो एयर भी सेम चीज है ना, धरती का सरफेस भी सेम, उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे. अब होगा क्या कि जब कोई चीज गर्म होती है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती है, उसमें एनर्जी आ जाती है, और जब उसमें एनर्जी आ जाती है तो वो एक दूसरे से दूर भागने लगती हैं. जब वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं तो उनकी डेंसिटी कम होने लगती है. इसका मतलब वो चीजें हल्की होने लगती हैं, और जब कोई चीज हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है. अब सारी चीज कनेक्ट हुई कि किस तरीके से हम कहते हैं कि हीट की वजह से जो हवा है वो ऊपर उठेगी. तो होता क्या है कि जब कोई चीज गर्म होती है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं, एक दूसरे से दूर अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और इनमें गैप आ जाता है, इनकी डेंसिटी कम हो जाती है. और जो अगर हम एयर की बात करें तो फिर हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है. पानी की बात करें, लिक्विड की बात करें, अगर लिक्विड बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो उसके पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड से भाप में बदलने लगेंगे. तो इसी तरीके से यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो होती है. इस मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो ये मूवमेंट हो रही है, कितने अमाउंट में हो रही है, कितनी क्वांटिटी में हो रही है, एक तरीके से उसको ये टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है कि आखिरकार कितनी हॉट या कितनी कोल्ड कोई जगह है. ठीक है, तो कोई चीज भी गर्म ठंडी हो सकती है, कोई प्लेस भी गर्म ठंडा हो सकता है. सो अ फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं. टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि अर्थ के सरफेस पे अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग टेम्परेचर नजर आता है. तो आखिरकार वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये जो वेरिएशन है वो नजर आ रही है? प्लेस ए का टेम्परेचर अलग है, प्लेस बी का टेम्परेचर अलग है, प्लेस सी का टेम्परेचर अलग है. तो क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है? क्यों ए प्लेस का जो टेम्परेचर है वो बी प्लेस से अलग है? तो ये हम फैक्टर्स की बात करेंगे. आप यूँ समझ सकते हो क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये वेरिएशन होती है कि एक जगह का टेम्परेचर दूसरी जगह से अलग होता है. द टेम्परेचर ऑफ एयर एट एनी प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, the altitude of the place, the distance from the sea, the air mass circulation, the presence of warm and cold ocean currents, and fifth is local aspect. तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से
किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो पहला हमने देखा लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। तो अब एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे, तो आपको सारी चीजें जो अच्छे से समझ आने लगेंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जो एयर है उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो जगह के टेम्परेचर का मतलब यही है कि वहां के एटमॉस्फेयर का क्या टेम्परेचर, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मतलब वहां की हवा कितनी गर्म या ठंडी। ठीक है। एंड मेनली हम ये ट्रोपोस्फेयर की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। सारा ये जो एयर सर्कुलेशन वगैरह है वो सब ट्रोपोस्फेयर में मेनली चलता है। ठीक है। सो लेटीट्यूड, लेटीट्यूड आपको पता ही है कि हमने अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई हैं अपने स्टडी को इजी करने के लिए। तो लेटीट्यूड मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, लेटी हुई लाइंस हैं अर्थ के ऊपर, तो जो लेटीट्यूड अर्थ को एकदम सेंटर से काटता है उसको हम 0 डिग्री लेटीट्यूड कहते हैं। फिर एक लेटीट्यूड है जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। फिर एक है 66.5 डिग्री पे, जिसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। अब सेम लेवल पे नीचे भी हैं 23.5 डिग्री साउथ में जो लेटीट्यूड है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। एंड 66.5 डिग्री पे जो लेटीट्यूड है साउथ में उसको हम क्या कहते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये कुछ मेन लेटीट्यूड है, बाकी हर डिग्री पे एक एक डिग्री पे आपको एक एक लेटीट्यूड नजर आएगा। ठीक है। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके लेटीट्यूड का। ऑफ कोर्स कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो, बट स्टिल। तो टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन रिसीव्ड। किसी जगह का टेम्परेचर किस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां पे इंसोलेशन कितनी रिसीव हो रही है, वहां पे जो सूरज की किरणें हैं वो कितनी रिसीव हो रही हैं। इट हैज एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट द इंसोलेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेटीट्यूड, हेंस द टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंगली। अब हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो इंसोलेशन है ना वो अर्थ पे हर एक जगह पे एक जैसी नहीं आती। अर्थ के हर एक लेटीट्यूड पे अलग अमाउंट में इंसोलेशन रिसीव होती है। तो ये चीज भी क्लियर है कि जो ट्रॉपिक्स वाले इलाके होंगे, जो ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया होगा, इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव होती है। वहीं जो हमारे पोलर रीजन्स हैं वहां पे इंसोलेशन बहुत ज्यादा रिसीव नहीं होती। तो जब अलग अलग लेटीट्यूड पे अलग अलग अमाउंट में इंसोलेशन आएगी तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी अलग होगा, क्योंकि टेम्परेचर आखिरकार किससे रेगुलेट हो रहा है, इंसोलेशन से। तो जितनी ज्यादा इंसोलेशन उतना ज्यादा टेम्परेचर। ठीक है। और इंसोलेशन किससे अफेक्ट हो रही है, लैटिट्यूड से। तो जो हमारे ट्रॉपिक्स वाले एरियाज हैं वहां पे बहुत ज्यादा इंसोलेशन है तो वहां का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। जो पोलर वाले रीजन है वहां पे इंसोलेशन कम रिसीव होती है तो वहां का टेम्परेचर भी कम है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है कि कितनी ऊंचाई पे हम जा रहे हैं। द एटमोस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द बिलो। तो जो एटमोस्फेयर है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से इनडायरेक्टली हीटेड अप होता है। डायरेक्टली कब हीट होता है कि जब इंसोलेशन आती है, जब इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो हैं वो एटमोस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं, एटमोस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो चीज है डायरेक्टली हीट अप हो रहा है। बट फिर हमने देखा था कि जो सूरज की किरणें हैं वो अर्थ पे टकराती हैं, अर्थ उससे गर्म होती है और फिर अर्थ जो अपने में से टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकालती है, और इनमें से कुछ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला इनडायरेक्ट हीटअप हो रहा है। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जो हीटअप होता है उसको हम इनडायरेक्ट हीटअप कह सकते हैं, कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो इनडायरेक्टली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से भी हीटअप हो रहा है। Therefore, the place near the sea level record higher temperature than the places situated at the higher elevation. In other words, the temperature generally decreases with the increasing height. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने ना एक बर्तन लिया, उस बर्तन में कोई नीचे पानी उबल रहा था, तो यहाँ पे इसमें ये पानी जो है उबल रहा था। आपने क्या किया, इस बर्तन के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, एक प्लेट जो है वो रख दी। ठीक है। अब इस ये जो प्लेट है वो भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगी। ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब इस प्लेट को, ये जो मैंने ऊपर की प्लेट बनाई है, ये आप समझो कि ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है। मेन बात बस ये प्लेट की है क्योंकि मैं इसी से एग्जांपल दूंगी। तो ये जो प्लेट है वो गर्म हो चुकी है। अब होगा क्या कि जब आप अपना हाथ इस प्लेट के ऊपर टच करोगे, जब आप अपना हाथ जो है इसके ऊपर रख दोगे, वैसे रखना मत, जल जाएगा। तो अगर आप अपना हाथ इस प्लेट के ऊपर रखोगे तो क्या होगा कि आपका हाथ जो है वो बहुत ज्यादा जल जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा। बट अगर आप हाथ थोड़ा सा ऊपर रखोगे तो आपको हीट महसूस होगी, बट बहुत ज्यादा हाथ नहीं जलेगा। ठीक है, हीट महसूस होगी। और थोड़ा ऊपर करोगे तो कम हीट महसूस होगी, और हाथ ऊपर रखोगे तो
कम हीट महसूस हो गया, अब हीट महसूस होना बंद हो जाएगी। इसका मतलब इस सरफेस के जितने पास आप हाथ रखोगे उतना ज्यादा हीट आपको महसूस होगी। तो सेम चीज है हमारे अर्थ के साथ भी। अब इस बर्तन को भूल जाओ आप, अब बात करते हैं इसकी अर्थ के सरफेस की। तो सेम चीज अर्थ के सरफेस के साथ है। ये अर्थ का सरफेस है, ये सूरज की किरणों की वजह से गर्म हो रखा है। ठीक है, अब ये गर्म हो रखा है और ये अपने में से टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को निकाल रहा है। ठीक है, अब जो एयर मास इस सरफेस के सबसे ज्यादा करीब होगा, जो एयर मास इस सरफेस एरिया के मतलब अर्थ के सरफेस के सबसे ज्यादा करीब होगा, वो सबसे ज्यादा गर्मी महसूस करेगा। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे तो अर्थ की से ये जो निकलने वाली रेडिएशन है इनका प्रभाव थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस से दूर एरिया होगा उतना वो कम गर्म होगा। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल वो जो अभी मैंने दिया उससे आप समझ सकते हो कि ये जो फर्स्ट वाला एयर का मास है, ये अर्थ के सरफेस से बिल्कुल टच है तो सबसे ज्यादा गर्म होगा। इसके ऊपर वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा ठंडा होगा। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये किससे हीट ले रहा होगा, अब वो इस लेयर से, फर्स्ट लेयर 1 से हीट लेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो ये ऊपर वाला जो लेयर है, लेयर 2, ये कंपेरेटिवली कम गर्म होगा। फिर लेयर 3 और कम गर्म होगा, मतलब कंपेरेटिवली ठंडा होगा। तो जितना ज्यादा सरफेस के पास है उतना ज्यादा गर्म एयर का मास होगा, उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा। तो जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस से दूर होते जा रहे हैं और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस का जो प्रभाव है वो जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतना कम होगा। इसका रीजन एक और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो एरिया अर्थ के सरफेस के सबसे ज्यादा पास है, जो एयर अर्थ के जस्ट ऊपर है, वो बहुत ज्यादा डेंस होती है। वो ज्यादा डेंस होती है। जब कोई चीज ज्यादा डेंस है तो वो ज्यादा हीट ट्रैप करेगी। उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो बहुत पास पास होंगे। जितना पास होंगे उतना ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। अब आपके एक रूम में जब बहुत सारे लोग होते हैं, एक छोटे से रूम में 50 लोगों को भर देंगे तो आपको घबराहट होने लगेगी, गर्मी होने लगेगी। वहीं अगर एक रूम में सिर्फ एक पर्सन है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो सेम चीज यहाँ पे कि जो अर्थ के सरफेस का सबसे पास वाला लेयर होता है ना हवा का, वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा हीट को ट्रैप करता है, ज्यादा गर्मी वहां पे होती है। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट लेयर ज्यादा गर्म होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वहां पे एयर की डेंसिटी भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से भी टेम्परेचर कम रहता है। तो यहाँ पे एक चीज बात की गई है कि देयर फॉर द प्लेस नियर द सी लेवल रिकॉर्ड द हायर टेम्परेचर देन द प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर एलिवेशन। तो सबसे लोएस्ट लेवल क्या होगा अर्थ के सरफेस पे? अर्थ के सरफेस पे सबसे लोएस्ट लेवल होगा समुद्र का तल, जो सी लेवल है। मतलब मान लो ये साइड में कॉन्टिनेंट वगैरह है, ये पहाड़ है और ये प्लेन है। ठीक है, ये साइड में भी इस तरीके से पहाड़ वगैरह है और ये प्लेन है। अब होगा क्या कि बीच में ये समुद्र है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, समुद्र है ना वो पूरा कनेक्टेड है। पूरी अर्थ पे जो समुद्र है वो कनेक्टेड है, जिस वजह से समुद्र का पानी ना हर जगह पे सेम रहता है। तो ये जो समुद्र का पानी का लेवल है ना, ये सबसे लोएस्ट लेवल है अर्थ के सरफेस पे। क्योंकि अर्थ का सरफेस तो ये भी है, ये मान लो ये हिमालयाज है। ठीक है, यहाँ पे ये एंडीज एल्प्स हैं, कुछ ऐसा मान लो। तो मान लो कि ये भी तो अर्थ का सरफेस ही है। ये जो ऊंचा वाला इलाका है, ये जो प्लेन्स वगैरह हैं, ये भी तो है तो अर्थ का सरफेस ही। बट इस अर्थ के सरफेस पे लोएस्ट लेवल क्या नजर आएगा आपको? वो होगा सी लेवल। क्योंकि सी का लेवल जो है वो पूरी दुनिया भर में सेम है और एक मेन लेवल जो है वो मेंटेन है, एक सेम लेवल जो है वो मेंटेन है। तो जो हवा इस लेवल के सबसे ज्यादा पास होगी वो सबसे ज्यादा गर्म होगी। जितना ऊपर जाते जाएंगे उतनी हवा ठंडी होती जाएगी और टेम्परेचर कम होता जाएगा। सो इन द अदर वर्ड्स, द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग हाइट। तो टेम्परेचर जो है वो जनरली डिक्रीज होता है बढ़ती हुई हाइट के साथ, और ये चीज होती है ट्रोपोस्फेयर में ही। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं। The rate of decrease of temperature with the height is termed as the normal lapse rate। और जिस रेट से टेम्परेचर गिरता है, हाइट के इंक्रीज होने पर किस रेट से टेम्परेचर गिर रहा है उसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। इट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। इसको हमने ये भी देखा था कि 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर पड़ेगा। तो ये सेम चीज है, यहाँ पे पर 1000 मीटर के हिसाब से दे दिया है। उसमें हमने 165 मीटर में देखा था कि 165 मीटर पे, हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस का असर पड़ेगा।
ठीक है, तो इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बातें सेम ही है। ये 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस का असर पड़ेगा इस सेम एज कि 1000 मीटर पे जब आप जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का असर पड़ेगा। तो क्योंकि अब 165 ऐसे ऊपर आप 1000 मीटर तक चले गए, ठीक है, तो 1000 मीटर पे जो टोटल डिफरेंस पड़ेगा वो कितने का होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा टेम्परेचर में। मतलब कि ऊपर वाला जो टेम्परेचर है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊपर 1000 मीटर ऊपर जाके, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाके टेम्परेचर जो है वो कितना रह जाएगा, 3.5 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। तो 6.5 डिग्री कम हो गया। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर इज द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द सी। अब अगला जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है वो ये है कि कोई प्लेस सी से कितना ज्यादा दूर है। Compared to the land, the sea gets heated slowly and loses heat slowly. तो अगर हम लैंड एंड सी को कंपेयर करें तो सी जो है ना वो कंपैरेटिवली बहुत स्लो हीट अप होता है और स्लोली ही वो हीट को लूज करता है। मतलब कि पानी जो है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और फिर बहुत धीरे धीरे ठंडा भी होता है। वहीं आप लैंड की बात करो तो लैंड जो है वो बहुत तेजी से गर्म होती है और बहुत तेजी से ठंडी भी हो जाती है। मतलब इसका भी एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। मतलब ज्योग्राफी में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको रियल लाइफ में देखने ही मिल जाएंगी। तो इसका आप ऐसे करके देख सकते हो कि जैसे आपने अभी गर्मी का मौसम आएगा, प्रॉपर चिलचिलाती धूप है, तो आप क्या करो, एक जगह तो सुबह सुबह ही क्या करो, पानी रख दो, एक बर्तन में पानी रख दो और जमीन तो अपने आप गर्म हो ही जाएगी। तो लैंड के लिए आपको कुछ अलग से रखने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी छत पे जाओगे ना, मतलब 1 घंटे बाद ही देखोगे तो जो पानी का बर्तन है ना वो फिर भी ठंडा रहेगा। मतलब पानी जो है वो इतना गर्म नहीं हुआ होगा जितनी कि आपकी जमीन गर्म हो चुकी होगी। जमीन पे आप पैर नहीं रख पा रहे और पानी जो है वो अभी ठंडा सा ही है, ज्यादा गर्म नहीं हुआ, ठीक है, ल्यूक वार्म हुआ है। तो इससे हमने क्या देखा कि सेम टाइम में जमीन जो है वो बहुत ज्यादा बहुत तेजी से गर्म हो रही है और पानी जो है वो बहुत धीरे धीरे गर्म हो रहा है। और फिर जब रात आएगी ना तो आप एक काम करना, जमीन जो है वो तो गर्म है ही और गर्म पानी जो है उसको रख दो, तो पानी जो है वो बहुत धीरे 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 ठंडा होगा। 1 घंटे बाद आप देखोगे तो पानी गर्म ही रहा होगा, पानी ठंडा नहीं हुआ होगा, बट जमीन ठंडी हो चुकी होगी रात के टाइम पे। तो रात के टाइम पे क्या होता है कि जमीन बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है और जो पानी है वो धीरे 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 ठंडा होता है। तो वाटर ये स्लो हीटअप होता है, स्लो हीटअप होता है एंड स्लो ही कूल डाउन होता है, ठीक है। वहीं आप बात करोगे लैंड की, लैंड इसका उल्टा है, फास्ट होती है, फास्ट हीटअप एंड फास्टर कूल डाउन। तो कूल डाउन भी इसका फास्ट होता है। अब इससे होगा क्या, इससे आसपास के जो एरियाज हैं उन पे टेम्परेचर का असर पड़ेगा। Compared to land, the sea gets heated slowly and loses heat slowly. Land heats up and cool down quickly. जमीन जो है वो जल्दी से heat up हो जाती है, जल्दी से cool down हो जाती है। Therefore, the variation in temperature over the sea is less compared to land. अब कोई चीज बहुत तेजी से गर्म हो रही है, बहुत तेजी से ठंडी हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, जल्दी से बदलाव आ रहा है। बट वहीं किसी चीज में बहुत धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, पानी जो है वो बहुत धीरे धीरे गर्म हो रहा है, बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि कंपैरेटिवली पानी थोड़ा सा स्टेबल है। पानी जो है वो थोड़ा सा स्टेबल, क्योंकि उसमें से अचानक से जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, वो वाला हाल नहीं हो रहा। पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, बट जमीन जो है वो अचानक से ठंडी, अचानक से गर्म हो जा रही है, बहुत जल्दी से, तुरंत। अब कोई चीज जब बहुत तेजी से बदलेगी तो वहां पे हम बोलेंगे वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है, बदलाव ज्यादा है, डिफरेंसेस ज्यादा है। The places situated near the sea come under the moderating influence of the sea and land breezes which moderate the temperature. जो प्लेस सी के पास होते हैं, पानी के पास होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं देखने मिलता, क्योंकि वो पानी के पास है और पानी क्या है, पानी में टेम्परेचर थोड़ा स्टेबल रहता है। तो होता क्या है कि जो एरिया सी के पास है वहां पे लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीजेस चलती हैं, जिनकी वजह से टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है। तो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज कैसे चलती हैं, दिन के टाइम में क्या होगा, दिन के टाइम में जब सूरज निकल रहा होगा तो एक तरफ यहाँ पे जमीन है, ये लैंड है, और एक तरफ यहाँ पे सी है। तो सूरज के गर्मी की वजह से दिन में क्या होगा, लैंड जो है वो बहुत जल्दी से हीटअप हो जाएगी, लैंड जो है वो जल्दी से हीटअप हो जाएगी।
अब जब लैंड बहुत जल्दी से हीटअप हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। अब पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। पानी अगर धीरे गर्म हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे पानी कंपैरेटिवली ठंडा है, मतलब जमीन के मुकाबले पानी का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है। और जब यहाँ पे कंपैरेटिवली ठंडा मौसम रहेगा या पानी जो है वो कंपैरेटिवली ठंडा रहेगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। यहाँ का प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा। और हवा जो है वो कैसे मूव करती है, हवा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां से हाई प्रेशर होगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करेगी। तो मतलब यहाँ पे हवाएं जो है वो नीचे की तरफ आ रही हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। जो पानी है यहाँ पे हवा ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, प्रेशर डाल रही है, हाई प्रेशर है। और जो लैंड है उसमें हवा ऊपर की तरफ उठ रही है क्योंकि लो प्रेशर है, हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर उठ रही है। तो होगा क्या कि यहाँ पे बन जाएगा गैप। इस गैप को फिल करने के लिए ये जो हवाएं हैं वो जल्दी से यहाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी टू लैंड हवा चल रही है। तो ब्रीज का मतलब होता है हवा, ये जो ब्रीज है ना इसका मतलब होता है हवा, मंदी हवा। तो हो क्या रहा है कि दिन में सी से लैंड की तरफ हवा चल रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। जहां से हवा चल रही है वही उसका नाम है। तो सी ब्रीज कौन सी होती है, लैंड ब्रीज कौन सी होती है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ये याद रखो जहां से हवा चल रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, समुद्र से हवा चल रही है और लैंड की तरफ जा रही है, पर चल कहां से रही है, समुद्र से चल रही है, तो इसको हम बोलेंगे सी ब्रीज। ठीक है, तो सी पहले आएगा, सी टू लैंड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। ये टैंड क्यों बना दिया मैंने, लैंड। ठीक है, तो सी टू लैंड होगा सी ब्रीज। अब जब रात आएगी, रात आएगी तो यहाँ पे सूरज तो होगा नहीं गर्म करने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चंद्रमा है। अब होगा क्या कि रात के टाइम पे जो जमीन थी वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी, ये जल्दी से कूल हो जाएगी। जब ये कूल हो जाएगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा और एयर जो है वो कंपेरेटिवली ठंडी हो जाएगी। वही पानी जो है वो पूरे दिन भर वो गर्म होता रहा, धीरे 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 करके पानी गर्म होता रहा और शाम आते आते अब पानी का टेम्परेचर अच्छा खासा हो चुका है, ये कंपेरेटिवली हॉट बन चुका है। बट रात आते ही ये अचानक से ठंडा नहीं हो जाएगा क्योंकि पानी का वो नेचर ही नहीं है, पानी धीरे धीरे ठंडा होगा। अब जब पानी धीरे धीरे ठंडा होगा, जमीन ऑलरेडी ठंडी हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जमीन पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और यहाँ वाटर का, क्योंकि कंपेरेटिवली गर्म है अभी भी, तो इस पे लो प्रेशर होगा। और हमें पता है कि हवा कैसे चलती है, हवा चलती है हाई प्रेशर टू लो की तरफ। मतलब रात को हवा कैसे चल रही है, लैंड टू सी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये लैंड ब्रीज चल रही है। ठीक है, तो ये तो खैर आपने छोटी छोटी क्लासेस में 6th 7th में ही पढ़ा होगा, बट अगर भूल भी गए हो तो अब याद आ जाएगा। तो इस तरीके से लैंड ब्रीज चलती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो एरिया समुद्र के पास है, ये जो जमीन पे घर बने हुए हैं, यहाँ पे जो जमीन पे लोग रह रहे हैं, उन लोगों पे ना देखो मॉडरेटिंग इफेक्ट हो रहा है। दिन के टाइम में जब यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो जा रही है, जब यहाँ पे हॉट पूरा मौसम है, तो हॉट मौसम में क्या होगा, समुद्र से, पानी से जो हवा आएंगी वो ठंडी होगी। यहाँ पे तो ठंडा टेम्परेचर है ना, तो दिन के टाइम में ये जो सी ब्रीज चलेगी वो कोल्ड होगी, वो जमीन के टेम्परेचर को, जमीन पे यहाँ पे जो लोग रहेंगे उन्हें ठंडी ठंडी हवा लगेगी। तो दिन के टाइम में ये जो सी ब्रीज चलेंगी वो यहाँ के लोगों को राहत देंगी। अब रात के टाइम में क्या होगा, जब यहाँ पे ठंडी होने लगेगी तो इधर पे क्या होगा, इधर की जो ठंडी हवाएं हैं वो इधर से इधर पे जाने लगेंगी, तो वाटर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और यहाँ पे भी एक बैलेंस बना रहेगा कि जो यहाँ की ठंडी हवाएं हैं वो इस तरफ जाने लग गई। तो ये ऐसे चलेगा, लैंड से सी की तरफ ठंडी हवाएं जा रही हैं, वाटर से जो गर्म हवाएं हैं वो इस तरफ, इस तरीके से सर्कुलेशन बन रहा है। तो ये क्या होगी, ये लैंड ब्रीज है। ये क्या हो रहा है कि यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं वो समुद्र की तरफ जा रही है और समुद्र पे जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं वो इधर पे नीचे आ जाएंगी। तो एक मॉडरेटिंग टेम्परेचर बना रहेगा इन एरियाज पे। अब जो एरिया समुद्र से बहुत दूर है, क्या वो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज महसूस कर पाएंगे, नहीं महसूस कर पाएंगे। और जब वहां पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पहुंचेंगी ही नहीं तो मॉडरेटिंग इफेक्ट भी नहीं होगा। गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी वहां पे और सर्दी के टाइम में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगेगी, क्योंकि वाटर का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। जब जमीन और पानी साथ साथ हैं तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते रहेंगे।
बट जब सिर्फ जमीन ही जमीन है, जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जमीन ही जमीन है, तो कोई बैलेंस करने के लिए है ही नहीं, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो जो प्लेसेस समुद्र के पास है वहां पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहेगा समुद्र का, इसीलिए वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन रहेगा। ठीक है, हर रोज जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा मेंटेन रहेगा, और दिन और रात का टेम्परेचर भी थोड़ा सा इक्वल सा ही रहेगा, बहुत ज्यादा मतलब अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट आप देखोगे जो लैंड वाले इलाके हैं उनमें, जो प्योर लैंड वाले इलाके हैं, जो आसपास सी नहीं है, वहां पे क्या होगा, वहां पे दिन में जो टेम्परेचर रहेगा वो बहुत ज्यादा होगा और रात को टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाएगा। जैसे राजस्थान वाले इलाके हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे रेत है, जमीन है, तो वहां पे क्या होता है, रेत ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो दिन में ना मतलब ऐसे 50 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर रहता है। वहीं जब आप रात को सेम प्लेस पे रहते हो, तो रात को जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है, 0 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इतना ज्यादा असर देखो कितना है, कि कहाँ तो दिन में 50 डिग्री पहुंच रहा है, और दिन में मतलब इतना गर्म होने के बाद रात को क्या टेम्परेचर देखने मिल रहा है, मान लो 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री, एकदम ठंडा टेम्परेचर हो जा रहा है। तो ये वेरिएशन है। जितना इलाका दूर होगा समुद्र से उतनी वेरिएशन ज्यादा होगी, जितना समुद्र के पास होगा उतनी वेरिएशन कम होगी, टेम्परेचर मॉडरेट सा बना रहेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है एयर मास एंड ओशन करंट्स। Like the land and sea breezes, the passage of air masses also affect the temperature. अब जैसे लैंड एंड सी ब्रीज किसी जगह के टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर जगह पे एयर मास का टेम्परेचर कितना है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जो पूरा एयर का मास है ऊपर से नीचे तक, जो पूरा एयर कॉलम है उसका क्या एवरेज टेम्परेचर है, वो भी अफेक्ट करता है उस पर्टिकुलर जगह के टेम्परेचर को। द प्लेसेस विच कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एयर masses experience higher temperature, and the places that come under the influence of cold air masses experience low temperature. जब कोई प्लेस ऐसा होगा जिसके ऊपर जो एयर मास है पूरा, मतलब पूरा एयर का कॉलम है, वो गर्म है, तो ये जो एरिया है इस पे भी टेम्परेचर कंपैरेटिवली गर्म होगा। वहीं अगर ये ऊपर का जो एयर मास है वो ठंडा है, इसका टेम्परेचर ठंडा है, तो नीचे यहाँ पे जो खड़े होंगे लोग, उनको भी टेम्परेचर कैसा महसूस होगा, ठंडा टेम्परेचर महसूस होगा। Similarly, the places located on the coast where the warm ocean currents flow record higher temperature than the places located on the coast where the cold currents flow. तो ओशन करंट्स के बारे में वैसे तो आप आगे पढ़ोगे, बट करंट्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली जो समुद्र का पानी है वो एक डायरेक्शन में बहता रहता है। ठीक है, बहुत कामली पानी जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। और जो ओशन का वाटर है, जो ओशन करंट्स हैं, वो भी कैसे होते हैं, जो हाई प्रेशर एरियाज होते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। इसका मतलब जो कोल्ड इलाके हैं वहां से हॉट इलाकों की तरफ जो पानी है वो बहता है समुद्र का। तो इसमें क्या होता है कि जो कोल्ड इलाकों से करंट आएंगे उनको हम बोलेंगे कोल्ड करंट, क्योंकि उनका पानी एकदम ठंडा होगा। वहीं जो हॉट इलाकों से करंट आएंगे वो क्या करते हैं, वो होते हैं गर्म पानी वाले, क्योंकि जो हॉट इलाके होंगे वहां पे क्या होगा, पानी गर्म हो गया होगा, तो यहाँ पे जो करंट चलेंगे वो हॉट करंट चलेंगे। अब जहां पे हॉट करंट चल रहा है और जहां पे कोल्ड करंट चल रहा है, इनके आसपास जो कोस्टल इलाके होंगे, मान लो ये कोस्ट है, ठीक है, इधर पे ये कोस्ट है। अब इस कोस्ट के पास क्या होगा, जिस तरीके का करंट चल रहा होगा वैसा ही टेम्परेचर यहाँ पे महसूस होगा। अगर यहाँ पे कोल्ड करंट चल रहा है तो इस कोस्ट पे भी थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर महसूस होगा, और यहाँ पे अगर हॉट करंट चल रहा है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हॉट टेम्परेचर महसूस होगा। वहीं अगर आप थोड़ा और अंदर चले जाओगे, जमीन पे थोड़ा और अंदर चले जाओगे, तो असर अलग हो जाएगा, क्योंकि जैसे जो इनलैंड है, जो एकदम ही इनलैंड वाले इलाके हैं, वहां पे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं देखने मिलेगा, वहां पे टेम्परेचर अलग होगा, वहां पे हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा हॉट हो। बट जो इलाके एकदम से समुद्र के पास हैं, तो वहां पे जिस तरीके का करंट चल रहा है वो इस कोस्टल इलाके का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करेगा। अगर कोल्ड करंट है तो यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होगा, हॉट करंट चल रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कोस्टल इलाके पे गर्म रहेगा। अब इसके बाद एक और पॉइंट था जिन्होंने वैसे डिस्कस नहीं किया, लोकल एस्पेक्ट। लोकल एस्पेक्ट मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे आसपास जिस तरीके का माहौल है उससे भी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। अब इससे आप ऐसे समझो जैसे कोई पर्टिकुलर सिटी है, अब वो सिटी वैसे तो कहने को तो समुद्र से बहुत दूर है, एकदम इनलैंड वाले इलाके में एकदम अंदर है, ठीक है, यहाँ पे है। तो जैसे पेनिनसुला वाले इलाके में यहाँ पे तो समुद्र है, बट ये जो जमीन है वो थोड़ा अंदर को जाके है। अब होगा क्या कि वैसे तो ये इलाका भले ही समुद्र से दूर है, बट यहाँ पे ना बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अच्छा खासा जंगल है।
तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा। वहीं बगल में एक और सिटी है, इस सिटी में क्या है, कोई जंगल नहीं है, यहाँ बस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ इस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इस इलाके में। तो ये है प्लेस बी, ये है प्लेस ए। तो आपको क्या लगता है किस प्लेस का टेम्परेचर जो है वो ठंडा होगा और किस प्लेस का टेम्परेचर गर्म होगा? तो ये जो बी वाला एरिया है ना, यहाँ पे यहाँ की कंडीशंस कुछ ऐसी रहेंगी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ये एकदम हीट आइलैंड बन जाएगा। ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो पूरी हीट को ट्रैप करेंगे और ये एरिया जरूरत से ज्यादा गर्म बन जाएगा। यहाँ पे कोई पेड़ पौधा है ही नहीं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। वहीं जो एरिया बी है, जो सिटी ए है, जो पहली सिटी है जहाँ पे अच्छे खासे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, यहाँ पे टेम्परेचर फिर भी कंपेरेटिवली कम होगा, लेस हॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं जिनमें से ट्रांसपिरेशन वगैरह होता रहता है, जमीनों को छांव मिलती है, तो जमीन भी ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम गर्म रहेगा। तो ये लोकल कंडीशंस है। मान लो कोई जगह है अंदर ही, अब इसके आसपास यहाँ पे कोई छोटा सा लेक है, ठीक है। अब इस लेक के आसपास वाली जो जमीन होगी, इस जमीन का टेम्परेचर थोड़ा सा रेगुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेक है इससे ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो इस तरफ बहेंगी। तो जो इस लेक के आसपास वाले इलाके हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, बट इस लेक से जो थोड़े दूर वाले इलाके होंगे उनमें कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इस तरीके की जो लोकल कंडीशंस हैं वो भी असर डालती हैं। तो वहाँ पे किस तरीके के फॉरेस्ट कवर है, किस तरीके से पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, उस पर्टिकुलर जगह पे बारिश कितनी होती है। अगर बारिश बहुत अच्छी खासी मात्रा में होती है तो हो सकता है टेम्परेचर रेगुलेट होता रहे। बट टेम्परेचर मतलब अगर ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है तो वहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम देखने मिलेंगे। तो इस तरीके से लोकल एस्पेक्ट भी उस पर्टिकुलर जगह के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि अब आपको सारे फैक्टर्स डिटेल में समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं और क्यों अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड का असर कैसे पड़ता है, ऑल्टीट्यूड का असर कैसे पड़ता है, तो ये सारी चीजें अब आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि किस जगह पे कितना टेम्परेचर हमें देखने मिलता है। तो नीचे इन्होंने प्रॉपर मैप वगैरह दिए हुए हैं जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से मतलब पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर पाए जाते हैं।